अगर हम अभी बिल्कुल इस पल ना अपने हाथ को ध्यान से देखें, ये स्किन, ये बोन्स या नसों में दौड़ता हुआ ये लाल खून, हाँ। तो एक आम सोच यही होती है कि ये सब कहाँ से आया। जाहिर है हम कहेंगे कि ये एक बायोलॉजिकल विरासत है जो माता पिता से मिली है। एकदम सीधा सा हिसाब है। वही तो। लेकिन आज की इस गहरी छानबीन में हम एक ऐसी दिशा में जाएंगे जो इस पूरे नजरिए को बिल्कुल बदल देगी। बिल्कुल। सोचिए कि क्या हो अगर हमारा ये शरीर किसी ब्रांड न्यू फैक्ट्री से निकली हुई गाड़ी नहीं है, बल्कि एक सेकंड हैंड गाड़ी की तरह है। अच्छा। एक ऐसी गाड़ी जिसके पार्ट्स इस धरती पर नहीं, बल्कि यहाँ से करोड़ों लाइट ईयर्स दूर किसी और ही गैलेक्सी में किसी भयानक भट्टी में पककर आए हैं। मैं ये सोच रही थी कि ये कितना अजीब कॉन्सेप्ट है। ये बहुत ही खूबसूरत नजरिया है देखने का, सच बताऊं तो। क्योंकि जब हम उत्पत्ति या ओरिजिन्स की बात करते हैं ना, तो हमारी सोच आमतौर पर बायोलॉजी के दायरे में ही कैद रह जाती है। हाँ, हम बस डीएनए और सेल्स तक सोचते हैं। एग्जैक्टली। हम डार्विन और एवोल्यूशन के आगे सोच ही नहीं पाते। लेकिन सच तो ये है कि हमारी उत्पत्ति की असली कहानी बायोलॉजी से शुरू होती ही नहीं है। तो कहाँ से शुरू होती है? बायोलॉजी तो इस पूरे प्रोसेस का एक बिल्कुल आखिरी छोटा सा चैप्टर है। असली कहानी एस्ट्रोनॉमी और कॉस्मिक एल्केमी में छुपी है, और ये शुरू होती है आज से लगभग 13.8 बिलियन साल पहले। एक सेकंड, 13.8 बिलियन साल पहले, यानी ठीक बिग बैंग के बाद का वक्त? हाँ, बिल्कुल वही वक्त। पर यहाँ दिमाग थोड़ा अटक जाता है, क्योंकि यूनिवर्स की शुरुआत में तो कुछ भी ठोस या कॉम्प्लेक्स था ही नहीं ना। नहीं था, बिल्कुल नहीं था। सिर्फ गैस थी। मूल रूप से देखा जाए तो सिर्फ हाइड्रोजन। सही करें आप। अब एक तरफ वो इनविजिबल और हल्की सी गैस है, और दूसरी तरफ ये ठोस हड्डियां, ये कॉम्प्लेक्स इंसानी शरीर। एक बेसिक सी गैस आखिर हमारे शरीर का रॉ मटेरियल कैसे बन सकती है? ये बहुत ही लाजमी सवाल है। उस कनेक्शन को समझने के लिए हमें हाइड्रोजन के दुश्मनों और दोस्तों को समझना होगा। इस खेल में हाइड्रोजन अकेला नहीं था। अच्छा, तो और कौन था? उस अंधेरे और ठंडे स्पेस में एक और फोर्स लगातार काम कर रही थी, और वो थी ग्रेविटी। ग्रेविटी? हाँ। शुरुआत में जब सिर्फ हाइड्रोजन गैस के विशाल बादल थे जो लाइट ईयर्स तक फैले हुए थे, तो ग्रेविटी ने अपना काम शुरू किया। ग्रेविटी का एक ही मकसद होता है, चीजों को पास लाना। सही बात है। तो उसने इन गैस के बादलों को आपस में खींचना और दबाना शुरू कर दिया। अच्छा, तो मतलब ग्रेविटी यहाँ एक तरह से यूनिवर्स के प्रेशर कुकर का काम कर रही थी। प्रेशर कुकर? हाँ, जिसमें आपने बेसिक इंग्रेडिएंट डाल दिया, यानी हाइड्रोजन, और ऊपर से ढक्कन बंद करके गैस ऑन कर दी। दबाव बढ़ रहा है अंदर। ये प्रेशर कुकर वाली एनालॉजी काफी हद तक ठीक है, पर थोड़ी सी लिमिटेशंस के साथ। वो कैसे? देखिए, एक आम प्रेशर कुकर में मेटल की दीवारें होती हैं जो प्रेशर को रोक कर रखती हैं। यहाँ स्पेस में तो कोई दीवार नहीं थी ना। हाँ, वहाँ तो सब खुला है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी का बेहिसाब एक क्रशिंग वजन था। एटम्स आमतौर पर एक दूसरे से दूर भागना चाहते हैं, उनके बीच रिपल्शन होता है, पर ग्रेविटी का दबाव इतना भयानक था कि उसने एटम्स की इस जिद को तोड़ दिया। बाप रे। जब हाइड्रोजन के एटम्स को एक लिमिट से ज्यादा दबा दिया गया, तो उस एक्सट्रीम फ्रिक्शन और हीट में एटम्स आपस में टकराकर फ्यूज हो गए। इसे ही न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं ना? करने वाला धमाका हुआ और ब्रह्मांड का पहला तारा जल उठा। वेट, रुकिए, तो इसका मतलब जिसे हम आसमान में चमकता हुआ एक खूबसूरत शांत तारा समझते हैं, हाँ, जिसे देखकर बचपन में वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाली पोएम गाते थे, वो दरअसल शांत नहीं है। बिल्कुल भी शांत नहीं है। वो ग्रेविटी और न्यूक्लियर फ्यूजन की एक बेहद वायलेंट भट्टी है। एकदम परफेक्ट तरीके से समझा आपने। तारे सिर्फ रोशनी देने वाले बल्ब नहीं है, वो लगातार काम करने वाली हेवी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज हैं। मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री? हाँ। तारे का पूरा जीवन एक जंग है। ग्रेविटी उसको अंदर की तरफ क्रश करना चाहती है, और कोर में होने वाला न्यूक्लियर फ्यूजन का जो एक्सप्लोजन है वो उसको बाहर की तरफ धकेलना चाहता है। ओह, तो एक रस्साकशी चल रही है अंदर। एग्जैक्टली, टग ऑफ वॉर। इस रस्साकशी के बीच तारे का कोर एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बन जाता है। जब हाइड्रोजन आपस में फ्यूज होता है तो वो हीलियम बनाता है। ठीक है। जब हाइड्रोजन खत्म होने लगता है तो ग्रेविटी फिर हावी होती है और दबाव और बढ़ जाता है। फिर हीलियम फ्यूज होकर कार्बन बनाता है। मतलब जैसे जैसे पुराना फ्यूल खत्म होता है, दबाव नया एलिमेंट बना देता है। वही तो, दबाव और बढ़ता है तो कार्बन से ऑक्सीजन बनती है। ओह, तो आपका मतलब है कि ये फैक्ट्री एलिमेंट्स को लेयर्स में पका रही है?
जैसे प्याज की लेयर्स होती है ना। हाँ, बिल्कुल प्याज जैसा। सबसे बाहर हाइड्रोजन, अंदर हीलियम, उसके अंदर कार्बन। हाँ, और ठीक उसके सेंटर में सबसे एक्सट्रीम टेम्परेचर पर बनता है आयरन यानी लोहा। आयरन। ये वही ऑक्सीजन है जिससे अभी सांस ली जा रही है, ये वही कार्बन है जिससे हमारी स्किन और सेल्स का फाउंडेशन बना है, और ये वही आयरन है जो खून को लाल बनाता है। ये तो दिमाग को हिला देने वाली बात है। ये सब कुछ आज से करोड़ों साल पहले किसी तारे की कोर की उस आग में ही तो पकड़ा था। इंसानी शरीर की संरचना का एक एक एटम किसी न किसी तारे के अंदर ही फोर्ज हुआ है। ये सच में हैरान करने वाला फैक्ट है। हमारी बॉडी का रॉ मटेरियल यहाँ अर्थ पर नहीं बना, बल्कि इन आग के गोलों में बना है। पर यहाँ मेरे दिमाग में एक ऑब्वियस सवाल आ रहा है। कहिए। ठीक है, मान लिया फैक्ट्री में सारा सामान बन गया, स्टार ने बिलियंस ऑफ इयर्स तक मेहनत की और कार्बन, आयरन सब जमा कर लिया। हाँ। पर अगर वो सारा मटेरियल उस तारे के डीप कोर में ही लॉक रहता, तो आज यहाँ जमीन पर हम और आप बैठकर ऐसी बातें नहीं कर रहे होते। बिल्कुल नहीं। तो वो एलिमेंट्स हम तक पहुँचे कैसे? इस रॉ मटेरियल की डिलीवरी कैसे हुई आखिर? क्योंकि तारा तो अपनी ग्रेविटी से सब कुछ अंदर ही खींच रहा है ना। बहुत बढ़िया सवाल है, और यहीं पर इस कॉस्मिक कहानी का सबसे ड्रामेटिक टर्निंग पॉइंट आता है। मैंने अभी आयरन का जिक्र किया था। हाँ, सेंटर वाली लेयर। आयरन इस न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस का बिल्कुल आखिरी पड़ाव है। जैसे ही तारे की भट्टी में आयरन बनना शुरू होता है, समझ लीजिए उस तारे का डेथ वारंट साइन हो जाता है। ऐसा क्यों? आयरन में ऐसी क्या खासियत है जो वो तारे के लिए इतना खतरनाक बन जाता है? देखिए, क्योंकि अब तक जो भी एलिमेंट्स फ्यूज हो रहे थे, हाइड्रोजन से हीलियम, हीलियम से कार्बन, हाँ। वो फ्यूज होने पर एनर्जी रिलीज कर रहे थे। वो आग को जलाए रखने में मदद कर रहे थे एक तरह से। ठीक है। लेकिन आयरन एक ऐसी राख है जो फ्यूज होने के लिए एनर्जी रिलीज नहीं करती, बल्कि आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगती है। अच्छा। जैसे आग में आपने गीला लकड़ा डाल दिया हो, हाँ। तो अचानक तारे का जो न्यूक्लियर इंजन है वो बंद पड़ जाता है। हाँ। बाहर की तरफ धकेलने वाली फोर्स एकदम जीरो हो जाती है, और तब सिर्फ ग्रेविटी बचती है। एग्जैक्टली। और ग्रेविटी बिना किसी रुकावट के उस पूरे विशाल तारे को अंदर की तरफ क्रश कर देती है। ये कोलैप्स इतना तेज होता है कि एक स्टार जो हमारे सूरज से कई गुना बड़ा था, हाँ। वो कुछ ही मिलीसेकंड्स में एक छोटे से पॉइंट पर आकर दब जाता है, और फिर एक भयंकर रीबाउंड होता है, एक अजीब नाकाबिल बर्दाश्त ब्लास्ट, जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा, राइट। ये ब्लास्ट इतना बड़ा, इतना चमकदार होता है कि वो कुछ वक्त के लिए पूरी की पूरी गैलेक्सी को अपनी रोशनी से ढक लेता है। ये प्रोसेस सुनने में कितनी एपिक और सच कहूँ तो थोड़ी ट्रैजिक लगती है। ट्रैजिक वो कैसे? मतलब देखिए ना, एक तारे ने आग और दबाव से लड़ते हुए बिलियंस ऑफ इयर्स लगाए लाइफ गिविंग एलिमेंट्स बनाने में। ऑक्सीजन बनाया, कार्बन बनाया, हाँ। और फिर उसको अपना ही बनाया हुआ मटेरियल इस ब्रह्मांड में बांटने के लिए अपने अस्तित्व को पूरी तरह तबाह करना पड़ा। ये तो है। ये तो वैसे ही बात हो गई ना, जैसे किसी पेड़ ने सारी उम्र बीज बनाए, पर उन सीड्स को जमीन पे फैलाने के लिए उस पेड़ का फटकर बिखरना जरूरी हो गया हो। ये बहुत गहरी एनालॉजी है। वो सब कुछ स्पेस में बिखर गया, एकदम राख और टुकड़ों की तरह। ये ट्रेजेडी जरूर लगती है और थोड़ा भावुक भी करती है, पर अगर हम मैक्रो पर्सपेक्टिव से देखें ना, तो समझ आएगा कि यहाँ डिस्ट्रक्शन यानी तबाही ही सृजन यानी क्रिएशन की सबसे पहली शर्त है। बिना तबाही के सृजन नहीं। बिल्कुल, बिना मौत के नया जीवन इस यूनिवर्स का हिस्सा नहीं बन सकता था। अगर वो तारा ब्लास्ट नहीं होता और ऐसे ही चुपचाप ठंडा पड़ जाता, तो क्या होता? सब अंदर ही रह जाता। हाँ, वो सारा आयरन, कार्बन, ऑक्सीजन हमेशा के लिए उस डेड स्टार के सेंटर में कैद रह जाता। ब्रह्मांड में सिर्फ ठंडे बेजान गोले तैर रहे होते। तो सुपरनोवा का वो तबाह कुन ब्लास्ट दरअसल ब्रह्मांड का अल्टीमेट डिलीवरी मैकेनिज्म था। बिल्कुल वही था। एक ऐसी कुरियर सर्विस जिसमें डिलीवरी ट्रक को ही ब्लास्ट करना पड़ता है ताकि सामान आसपास के इलाकों में फैल सके। सही पकड़ा आपने। उस ब्लास्ट ने उस सारे कीमती मटेरियल को हजारों लाखों किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से पूरे स्पेस में बिखरा दिया, एकदम स्टार डस्ट की तरह। हाँ, स्टार डस्ट के बादल की तरह। ये कॉस्मिक मलबा स्पेस के घुप अंधेरे में आजाद होकर तैरने लगा। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे कहानी समझ आती है कि तारे ने मटेरियल बनाया, फट गया और स्टारडस्ट स्पेस में फैल गई। हाँ, पर स्टारडस्ट तो आखिरकार मरे हुए तारे की राख है ना,
उस मलबे से ये धरती, ये समंदर और सबसे जरूरी हमारा ये जीवन कैसे कनेक्ट होता है? मैं समझाता हूँ। पिंड से प्राण तक यानी स्टारडस्ट से एक लिविंग ब्रीदिंग ह्यूमन तक का ये सफर कैसे तय हुआ? इस लॉजिक की चेन को थोड़ा जोड़ते हैं। ये चेन बहुत ही ठहराव के साथ आगे बढ़ती है। वो स्टारडस्ट के टुकड़े, जिनमें अब आयरन, कार्बन और ऑक्सीजन थे, हजारों या शायद लाखों साल तक स्पेस में घूमते रहे। ओके। वो एक विशाल क्लाउड या नेबुला के रूप में तैर रहे थे। फिर एक दिन किसी और सुपरनोवा की शॉकवेव उस क्लाउड से टकराती है और एक बार फिर वही पुरानी फोर्स अपना खेल शुरू करती है, ग्रेविटी। फिर से ग्रेविटी, मतलब यूनिवर्स अपने इस बेसिक टूल को बार बार यूज करता है। हाँ बिल्कुल। ग्रेविटी ने इस बिखरे हुए मलबे को धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा करना शुरू किया। सेंटर में दबाव बढ़ा और वहां एक नया तारा जला, हमारा सूरज। ओह, हमारा अपना सूरज। और सूरज बनने के बाद जो आसपास बचा हुआ कॉस्मिक जंक था, वो आपस में टकराकर घूमने लगा और धीरे धीरे ठोस होकर प्लैनेट्स में बदल गया। उसी जंग से एक प्लैनेट बना हमारी अर्थ। वेट, एक सेकेंड। हाँ बोलिए। इसका मतलब जिस धरती पर हम चलते हैं उसकी मिट्टी, जिसे हम इतना ऑर्डिनरी समझते हैं, वो कोई लोकल मटेरियल नहीं है। नहीं, वो टेक्निकली और लिटरली उसी तारे की राख है। पूरी तरह से। और यहां से बायोलॉजी का असली काम शुरू होता है। करोड़ों साल बाद धरती ठंडी होती है, पानी आता है और उस मिट्टी में बीज पड़ते हैं। प्लांट उगते हैं, सॉर्ब करता है, फिर उस पौधे को एक जानवर खाता है और वहां से फूड चेन शुरू। एग्जैक्टली। वो पूरी फूड चेन आगे बढ़ती है, जिसका एक आखिरी हिस्सा हम इंसान हैं। हम जो भी खाते हैं, पीते हैं या सांस लेते हैं, हम असल में उसी आधी मटेरियल को ही अपनी बॉडी में प्रोसेस कर रहे हैं। रुकिए, दिमाग अब एक कनेक्शन बना रहा है जो सच में माइंड ब्लोइंग है। अच्छा। अगर धरती की मिट्टी उस मरे हुए स्टार का मलबा है और प्लांट ने उसको अपनी रूट से खींचकर खाने में बदल दिया, हाँ। और मैंने उसको खाया, तो जब मेरी उंगली कटती है और मुझे अपना लाल खून दिखता है, हाँ बिल्कुल। वो लाली दरअसल उस मरे हुए स्टार की आखिरी निशानी है। मेरा खून किसी जादू से लाल नहीं है, बल्कि कॉस्मोस के आयरन से लाल है। एकदम वही आयरन। आपके खून में जो हीमोग्लोबिन है ना, उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के ठीक सेंटर में आयरन का एटम बैठा होता है। वाओ! ये वही आयरन है जो ऑक्सीजन को ट्रैप करता है, ताकि ऑक्सीजन आपके सेल्स तक पहुंच सके। ये एक ऐसी जुगलबंदी है ऑक्सीजन और आयरन की, जो आसमान में शुरू हुई थी और आज हमारे अंदर चल रही है। हाँ, आज आपके जिस्म के अंदर जिंदगी चला रही है। हम चलते फिरते सांस लेते हुए रिसाइकल्ड स्टार्स हैं। हम प्रैक्टिकली और लिटरली रिसाइकल्ड कॉस्मिक जंक है। एक सुपरनोवा ने ब्लास्ट करके मलबा बिखराया, धरती उस मलबे से बनी और हम उस धरती से बने हैं। ये रियलाइजेशन कितना ग्राउंड ब्रेकिंग है ना? हमें लगता है कि हम इस दुनिया में आए हैं, पर सच तो यह है कि हम इस दुनिया के अंदर से ही निकले हैं। और इसी वजह से इवोल्यूशन को देखने का हमारा नजरिया भी बदलना चाहिए। वो कैसे? देखिए, हम इवोल्यूशन को सिर्फ अर्थ पर होने वाली एक बायोलॉजिकल प्रोसेस समझते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बने, फिर मछलियां आईं, फिर बंदर और फिर इंसान। हाँ, वही स्टैंडर्ड थ्योरी। पर इवोल्यूशन तो सच में तभी शुरू हो गया था जब उस पहले तारे ने हाइड्रोजन को फ्यूज करके हीलियम बनाया था। ये एक लंबी और अटूट चेन है जिसमें 13.8 बिलियन साल लगे हैं। इंसान उस चेन का नया रूप जरूर है, पर मटेरियल बिल्कुल पुराना है। वही तो बात है। अगर हम फिजिकली इस यूनिवर्स से इतने गहरे जुड़े हुए हैं कि हमारा एटम स्पेस से आया है, तो इसका फिजिक्स और बायोलॉजी के आगे हमारे जज्बात और इमोशंस पर क्या असर पड़ता है? ये एक बहुत डीप थॉट है। क्योंकि देखिए, एक इंसान का अपने अस्तित्व के इस सच को जानना, इस कॉस्मिक कनेक्शन को पहचानना, उसके सोचने के तरीके को कैसे बदलता है। यूनिवर्स डेड मैटर है, गैस है, ब्लास्ट है, पर हम रोते हैं, हम प्यार करते हैं, आसमान की तरफ देखकर ठंडी आंखें भरते हैं। ये लीप कैसे हुई? ये शायद इस सारी साइंटिफिक जानकारी का सबसे खूबसूरत और गहरा हिस्सा है। एक बार उस मैसिव तारे के नजरिए से सोचिए, जो करोड़ों साल पहले ब्लास्ट हुआ था।
ठीक है। जब वो तारा स्पेस के अंधेरे में जल रहा था और एक्सट्रीम हीट में आयरन बना रहा था, तो उस प्रोसेस में कोई जज्बात नहीं थे, सिर्फ फिजिक्स था। उस तारे को कभी नहीं पता था कि करोड़ों साल बाद उसकी मौत के मलबे से आकर लेकर एक इंसान बनेगा। सही बात है। एक ऐसा इंसान जो जिंदगी में किसी से बेइंतहा प्यार करेगा, जो दिल टूटने पर दर्द महसूस करेगा, जो मुश्किलों से लड़ेगा और हारने पर शाम को आसमान की तरफ देखकर हिम्मत ढूंढेगा। सोचने वाली बात है, एक तारा तबाह हो गया ताकि कोई जिंदगी जी सके। बिल्कुल। उसकी उस वायलेंट तबाही की वजह से आज यहाँ किसी के अंदर एम्पैथी और कॉन्शियसनेस जन्म ले सकी है। एक तारा मर गया ताकि कोई इंसान उसकी राख से बनकर अपने होने का अनुभव कर सके। और जब हम इस बात को अपने जहन में पूरी तरह उतार लेते हैं ना, तो एक अजीब सा सुकून मिलता है। सुकून कैसा? हमारी जिंदगी की जो छोटी छोटी परेशानियां होती हैं, डेली लाइफ का स्ट्रेस, ऑफिस की पॉलिटिक्स या पैसे का तनाव, जो हमें बहुत बड़ी लगती हैं, वो इस कॉस्मिक स्केल के आगे बिल्कुल तुच्छ यानी इनसिग्निफिकेंट हो जाती हैं। ये तो है, पर्सपेक्टिव बदल जाता है। लेकिन साथ ही हमारी अपनी इंडिविजुअल जिंदगी का मोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हम खुद को किस्मत या कोइंसिडेंस नहीं मानते, बल्कि इस ब्रह्मांड का एक अहम हिस्सा मानते हैं। एस्ट्रोफिजिसिस्ट नील डिग्रॉस टाइसन इस फीलिंग को एक लाइन में निचोड़ कर रख देते हैं। उन्होंने क्या कहा था? उनका कहना है कि The atoms of our bodies are traceable to stars that manufactured them. यानी आपके शरीर का हर एक हिस्सा उन तारों तक वापस ट्रेस किया जा सकता है जिन्होंने इन्हें बनाया था। ट्रेसेबल, इस एक शब्द में मेरी ताकत है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि हम इस कॉस्मोस में रैंडमली या किसी गलती से नहीं भटक रहे हैं। हम इस कॉस्मोस का ही फैलाव हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। एक हिस्सा जिसे किसी ऊपर वाले ने आसमान से तोड़कर ज़मीन पर ऐसे ड्रॉप नहीं किया है, बल्कि हम एक पेड़ की तरह इस धरती, पानी और इस यूनिवर्स की एनर्जी से ही उभर कर आए। और इसमें एक और डीप फिलॉसफिकल कॉन्सेप्ट जुड़ा है। यूनिवर्स लगभग 13.8 बिलियन साल तक सिर्फ डेड मैटर, गैस और प्लैनेट्स में फॉर्म होता रहा। हाँ। फिर एक ऐसी स्टेट आई जहां मैटर इतना कॉम्प्लेक्स हो गया, एटम्स इतने अनोखे पैटर्न में जुड़ गए कि उनके पास अब चेतना आ गई, कॉन्शियसनेस आ गई। वो चेतना हम हैं। सोचिए, आप इस ब्रह्मांड का वो हिस्सा हैं जिसे आंखें मिल गई हैं। इंसान दरअसल इस ब्रह्मांड का ही वो छोटा सा हिस्सा है जो अब खुद को ध्यान से देख रहा है, खुद को एनालाइज कर रहा है, अपनी ही शुरुआत को समझने की कोशिश कर रहा है। तो इस डीप लॉजिक के हिसाब से जब कोई उदास या परेशान होकर आसमान में तारों को घूरता है, हाँ, तो वहाँ दो अलग चीजें नहीं है। टेक्निकली एक तारा दूसरे तारे को ही देख रहा है। क्या बात है, बिल्कुल। जमीन पर खड़ा एक रिसाइकल स्टार जिसके अंदर थोड़ी कॉन्शियसनेस आ गई है, वो आसमान में जलते हुए एक दूसरे पुराने स्टार को घूर रहा है। ये तो सीधा सीधा ऐसा हो गया जैसे यूनिवर्स ने अपना खुद का चेहरा देखने के लिए आईना बना लिया है। बहुत ही गहरा ऑब्जर्वेशन है आपका। हम असल में ब्रह्मांड का सेल्फ रिफ्लेक्शन ही तो हैं। जब हम इस बात को रियलाइज करते हैं कि हम बाहर से आए हुए लोग नहीं हैं, तो अकेलापन और डर अपने आप कम हो जाता है। डर? कैसे डर? एलन वॉट्स जैसे फिलोसोफर यही तो कहते थे कि हम दुनिया में आए नहीं हैं, हम इस दुनिया से उगे हैं। जैसे समुद्र की सतह पर लहरें उठती हैं, हम भी ब्रह्मांड के इस अजीम समुद्र की एक लहर हैं। ब्यूटीफुल। ये चर्चा साइंस से शुरू हुई थी, हाइड्रोजन और हीलियम से शुरू हुई थी, पर अब देखें यहाँ आकर फिजिक्स और फिलॉसफी की सारी बाउंड्रीज धुंधली हो गई हैं। दोनों एक ही सच को बयान कर रहे हैं। तो चलिए आज की इस लंबी और सच कहूं तो हैरत अंगेज डिस्कशन को एक स्थिति में लाकर देखते हैं। इस पूरे डीप डाइव का अगर एक सिंपल सा पर लाइफ चेंजिंग सार निकालना हो तो वो ये है। हाँ, बताइए। कि इंसान का अस्तित्व कभी भी अकेला या आइसोलेट नहीं था। हमारे अंदर का हर एटम, हमारी एक एक सांस, हमारे ब्रेन में चलने वाली एक एक थॉट वेव की एनर्जी सीधे तौर पर इस यूनिवर्स की उत्पत्ति और उन गुमनाम तारों की मौत से जुड़ी हुई है। हम उन्हीं का फिजिकल एक्सटेंशन है। हमारी बायोलॉजिकल डेथ होती जरूर है, पर हमारा रॉ मटेरियल तो अमर है ना। हम प्रैक्टिकली यूनिवर्स का एक चलते फिरते बातें करते हुए रूप है। एक ऐसी सच्चाई जो सेल्फ आइडेंटिटी को पूरी तरह तोड़कर वापस नहीं बनाती है। जब आपको हर पल ये एहसास होता है कि मेरी बॉडी के एलिमेंट्स स्पेस के उन एक्सट्रीमिस्ट कंडीशंस में फोर्ज हुए थे,
हाँ, तो आप आसपास की दुनिया को, लोगों को, यहाँ तक कि एक छोटे से पौधे को भी आम नज़र से नहीं देख पाते। सब के सब वही पुराने सेकंड हैंड पार्ट से ही तो बने हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आज की इस चर्चा को विराम दें, मेरे दिमाग में एक ऐसा सवाल खड़ा हो रहा है जो और भी आगे का रास्ता दिखाता है। कैसा सवाल? जैसा कि हमने एस्टैब्लिश किया कि हमारे अंदर मौजूद एटम्स और एलिमेंट बिलियंस ऑफ ईयर्स पुराना है, और वो सुपरनोवा की राख से होते हुए अर्थ पर मिट्टी बना, फिर एवोल्यूशन के थ्रू होते हुए आज एक इंसान यानी मेरे और आपके रूप में बैठा है। हाँ। तो सोचने वाली बात यह है कि जब हमारी उम्र पूरी होगी, जब एक दिन इंसानी अस्तित्व भी इस धरती पर नहीं रहेगा, तब ये एटम्स कहाँ जाएंगे? इनकी जर्नी तो वहां खत्म नहीं होगी ना? सवाल ही नहीं उठता कि खत्म हो जाए। यूनिवर्स के बेसिक लॉ के हिसाब से एनर्जी या मैटर कभी खत्म नहीं होता, सिर्फ अपना फॉर्म, अपना रूप बदलता है। वो आयरन जो कल एक तारे का हिस्सा था और आज आपके खून का हिस्सा है, वो आगे जाकर इस अर्थ में मिल जाएगा। राइट। और जब बिलियंस ऑफ ईयर्स बाद हमारा सूरज भी मरता हुआ एक्सपैंड करेगा, तो शायद ये धरती भी वापस इवेपोरेट होकर स्पेस की डस्ट बन जाए। एग्जैक्टली। और क्या पता बिलियंस ऑफ ईयर्स बाद हमारे ही ये एटम्स जो इस वक्त मेरी बोन मैरो और ब्लड वेन्स में दौड़ रहे हैं, वो स्पेस में फिर से बिखर कर एक नई नेब्यूला का हिस्सा बन जाए। कुछ भी हो सकता है। क्या पता हमारा वही मटेरियल किसी दूसरी गैलेक्सी में किसी नए प्लैनेट, नए पेड़ या शायद किसी बिल्कुल नए और अनजान एलियन अस्तित्व का हिस्सा बन जाए। जो हमने आज तारों की रोशनी देखी है, कल को हमारे एटम्स उस रोशनी का हिस्सा होंगे। ये बहुत ही गहरा थॉट है। तो अगर हम सोचें ना, क्या हम इन स्टारडस्ट एटम्स के सच में मालिक हैं, या फिर हम सिर्फ कुछ ही डेकेड्स के लिए इनके केयरटेकर्स हैं? हम आते हैं, इन पार्ट्स को थोड़ी देर के लिए इकट्ठा करते हैं, जिंदगी जीते हैं और फिर इन्हें वापस कॉस्मोस को सौंप देते हैं। हम सच में सिर्फ केयरटेकर्स ही तो हैं। अगली बार जब कोई भी थककर या परेशान होकर आसमान में तारों को ना देख सके, तो बस वापस अपने हाथ को ध्यान से देखना। उन स्किन, बोन्स और नसों में उस पुराने और तबाह हो चुके तारे की कहानी पढ़ने की कोशिश करना। और ये महसूस करना ज़रूरी है कि हम कितने कनेक्टेड हैं। और यही सोचना कि ये इमॉर्टल सेकंड हैंड पार्ट्स आपके बाद आगे किसका हिस्सा बनने वाले हैं। ये एक ऐसी कॉस्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी और खूबसूरती है ना, जो अपने आप में लाइफ का पर्पस बनने के लिए काफ़ी है। इस डीप डाइव में आज अब हमारे साथ इस सफ़र पर चलने के लिए धन्यवाद। चर्चा यहीं ख़त्म करते हैं। ध्यान रखिएगा अपना।